दोस्तों, आज से एक नई बुक की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसका नाम है कॉल ऑफ द टाइगर। इसे लिखा है एम इस्माइल जी ने। बुक को पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स ने, देहरादून न्यू दिल्ली, natrajbooks.com। इस बुक में 4 स्टोरीज हैं और दोस्तों हमारी जो जंगल लोर की स्टोरी चल रही है वो चलती रहेंगी। इस बुक में 4 स्टोरीज हैं, लेकिन बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी। और इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जितनी भी स्टोरीज मैंने की हैं उनकी प्लेलिस्ट चैनल पे है। तो दोस्तों, जो पहली स्टोरी है उसका नाम है द कैटल स्लेयर ऑफ पलास घाटा। अब इस्माइल जी बोलते हैं कि वो कन्हैया था जो सबसे पहले मेरे पास खबर लेके आया था टाइगर के बारे में, जो कि था पलास घाटा का टाइगर। पलास घाटा एक छोटा सा टाउन है, 14 माइल्स की दूरी पर है महू से, जो कि एक कैंटोनमेंट एरिया है। 2 मील की दूरी पर है छोटा जाम से, जहां का जाने का रास्ता ठीक ठाक है। कुछ महीने पहले की बात है। मैं उस इलाके में, उस जंगल में ऐसे ही घूम रहा था। मेरा इरादा था उस जंगल के बारे में जानने का, और दूसरा कुछ हरे कबूतर और कुछ जंगली मुर्गे मारने का। मेरे पास थी .22 की बंदूक। पूरा इलाका काफी पथरीला सा है और सूखे मौसम वाला है। यहाँ पर कटीली झाड़ियां भी बहुत ज्यादा है। इस इलाके में ढाक के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, जिनमें उगते हैं लाल रंग के फूल। और जब वो उगते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है। और इस इलाके में करौंदे की झाड़ियां भी बहुत ज्यादा है। करौंदा गर्मी में भी हरा रहता है और बहुत ही सुंदर खुशबू बिखेरता है पूरे जंगल में। अगर इस खुशबू की बात करें तो जंगल की जो सबसे सुहावनी खुशबू होती है वो यही होती है। और क्योंकि इस इलाके में ढाक के पेड़ बहुत ज्यादा है और ढाक को बोलते हैं पलाश, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा पलाश घाटा। इसमें बहुत सारे पहाड़ी नाले हैं, उनमें बहुत सारी रॉक्स हैं, इधर उधर पथरीले रास्ते हैं, चट्टाने हैं। इन पहाड़ी नालों, पथरीले इलाके, झाड़ियों के जंगल के बीच में है कुछ खेत। अब ये जो जुते हुए खेत हैं, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, जब आप दूर से देखो तो ऐसा लगता है काले रंग के पैचेस पूरे में बिखरे हुए। अब इस गांव की जो बकरियां हैं और जो पालतू पशु है, इन्हीं इलाकों में पथरीले नालों में झाड़ियों के बीच में चरते रहते हैं। जनरली ये पशु खुलेआम घूमते हैं, अकेले ही घूमते हैं। कई बार किसी चरवाहे का बच्चा इनके साथ चला आता है इनकी रखवाली करने के लिए। मैं कई बार सोचा करता था कि इतने पालतू पशु इस जंगल के आसपास चल रहे हैं, कभी टाइगर और लेपर्ड इन पर हमला क्यों नहीं करता। और जब मैंने ऐसा सोचा, उसने कर दिया। अक्सर जब मैं यहां पे घूमने निकल जाता था तो मुझे टाइगर और लेपर्ड के पग मार्क नजर आते थे। अब जो लेपर्ड के पग मार्क मिलते थे वो कई बार बड़े लेपर्ड के पग मार्क भी मिलते थे, जो कि जंगल में रहना पसंद करता है और जैसे लोग बोलते हैं गुल बाघ। और कई बार मिलते थे छोटे लेपर्ड के पग मार्क भी, जो कि गांवों के पास रहना पसंद करता है, पालतू मवेशियों का शिकार करता है। लेकिन मैंने कभी टाइगर के पगमार्क वहां देखे नहीं थे। और गांव वालों ने भी बोला था कि उन्होंने भी सुना है कि यहां टाइगर मिलता था। बरसों से कभी कोई टाइगर देखा भी नहीं और उसकी दहाड़ भी नहीं सुनी। तो इसलिए जब कन्हैया ने मुझे बताया कि उसने एक बहुत बड़ा टाइगर देखा है, जिसने पिछले 10-12 दिनों में कई भैंसें मार दी हैं, कई गाय मार दी हैं, कई बैल मार दिए हैं, और ये सब किया है 15 दिन के अंदर ही, तो मुझे उसकी बातों पर शक हो रहा था। और उसने कहा यह सारा घटनाक्रम हुआ है पलास घाटा के आसपास ही। तो मैंने उससे पूछा कि यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने भाई की शादी में गया था, लेकिन मुझे मालूम था कि कन्हैया का कोई भाई नहीं है। कन्हैया बहुत अच्छा ट्रैकर था, जंगल में ट्रैकिंग यानी जानवरों को ट्रैक करने के लिए शायद सबसे अच्छा था जिन जंगल के लोगों से मैं मिला था
पिछले कुछ दिनों में। अगर आप कन्हैया को शिकार पर लेके जाओ, हर तरह के काम कन्हैया कर लेता था। बहुत अच्छा आदमी था शिकार ट्रिप में, लेकिन वो तब तक अच्छा था जब तक वो दारू ना पी ले। कुल मिला के बोला जाए तो बड़ा ही रफ आदमी था, ढीठ आदमी था, लेकिन एक ऐसा ढीठ आदमी था जिससे आप प्यार कर सकते हैं। अगर उसे तरीके से हैंडल किया जाए तो वो एक काम का आदमी था और उसे मैं अपने साथ रखना पसंद करता था। पलास घाटा गांव के पहले करीब आधा मील की दूरी पर बैलगाड़ी जाने का एक जंक्शन है। एक रास्ता वो था जिससे मैं आया था, वो सीधा सीधा जाता था गांव की तरफ। जो दाहिनी तरफ से आता था 3 मील दूर आगे तक जाता था और उसके बाद एक डेड एंड था, यानी रास्ता वहीं समाप्त हो जाता था। तो ये जो रास्ता था दूसरा वाला, ये जंगल से लकड़ियां ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल होता था। और जो चौराहा सा बना था वो ट्रैक जंक्शन था, वहां पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। इस जगह तक ट्रक आते थे और जो बैलगाड़ियां लकड़ी लेकर आती थी उन्हें ट्रक में लोड करके बाहर भेज दिया जाता था। अब क्योंकि बैलगाड़ियां चलती थी उनके पहियों से, जिसमें लोहे का हाल लगा होता था, काफी गहरे गड्ढे बन गए थे, 1-1 फीट गहरे गड्ढे, और उनमें बहुत सारी धूल थी, नर्म मुलायम धूल। कन्हैया, फॉरेस्ट गार्ड और गांव के कुछ लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रहे थे जब मैं अपनी पुरानी फोर्ड कार से वहां पहुंचा। उन लोगों ने हाथ का इशारा करके मुझे रोका। ऐसा लग रहा था कि जमीन में वो कुछ सहेज के रखे हुए हैं। यहां धूल में टाइगर ने लोट लगाई थी। वो अपने शरीर में जो कीड़े होते हैं, टिक्स होती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए धूल में लोट लगाते हैं। यहां पर लोग देख सकते थे बड़े टाइगर, मेल टाइगर के पगमार्क, और उससे थोड़ी दूरी पर एक दूसरे पगमार्क थे जो कि थे टाइग्रेस के पगमार्क। ये सारे निशान पिछली रात के ही थे। तो अब हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि टाइगर इसी इलाके में है, अकेला नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। बिरजा, जो कि फॉरेस्ट गार्ड था, इस बात को लेके आश्वस्त था कि इस टाइग्रेस ने इस टाइगर को 1 या 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। यानी कि इस टाइगर ने जो बहुत ज्यादा जानवर पहले मारे थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए नहीं मारे थे, उसने अकेले ही मारे थे। ऐसा भी नहीं था कि उस इलाके में 2 टाइगर काम कर रहे हों, क्योंकि पग मार्क देख के साफ मालूम चल जाता था। गांव में रहते रहते उन्होंने टाइगर और टाइगर्स की मीटिंग कॉल्स को सुना था। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से काफी देर तक बोलते रहे थे। डर के मारे उन्होंने अपने पशु चराने के लिए नहीं भेजे थे, अपने परिवार की महिलाओं को भी घास काटने और लकड़ी बीनने के लिए नहीं भेजा था। पिछले 5 दिनों में गांव के आसपास किसी पालतू मवेशी को टाइगर ने मारा नहीं था। और आज दोपहर की बात करें, जो ये निशान मिले हैं, इसके पहले पिछले 10 दिनों से टाइगर के कोई निशान भी नहीं मिले थे। लेकिन आज दोपहर को जो दहाड़े सुनाई दी थी और जो मीटिंग कॉल सुनाई दी थी, उसे मालूम चल गया था कि एक टाइगर नहीं, अब तो यहां पर 2-2 टाइगर हैं। बिरजा पैदल चल के 14 किलोमीटर मेरे पास आने वाला था महू तक, मुझे खबर देने के लिए, लेकिन तब तक आ गया कन्हैया ये बताने के लिए कि मैं तो खुद यहां पर आ रहा हूं। वो लोग अपने साथ एक भैंस का पाड़ा भी लेके आए थे ताकि उसे यहीं बांध दिया जाए। उनका अंदाजा था कि यह पीपल का पेड़ रात में बैठने के लिए सूटेबल ऑप्शन है। उन्हें उम्मीद थी कि मैं स्वीकृति दे दूंगा, तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ पर पहले से ही मचान भी बना दिया था। वो मचान मैंने सिर उठा के देखा तो काफी ऊंचाई पर बनाया गया था। मेरा तो उस पर ध्यान ही नहीं गया था। उन लोगों ने बोला था कि एक खूंटे में 20 गज की दूरी पर इस भैंस को बांध दिया जाएगा। हालांकि यह प्रोग्राम मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग बड़े उत्सुक थे कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके पालतू मवेशी असुरक्षित थे और क्योंकि देर बहुत हो गई थी। टाइगर पास में ही था, तो मेरे पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं था कि मैं मचान पर बैठूं और टाइगर का इंतजार करूं। लेकिन इस प्लान में कुछ किंतु परंतु थे।
मैं रात को मचान पर बैठने के इरादे से नहीं आया था, यानी कि तैयार होके नहीं आया था। हालांकि मेरी राइफल मेरे साथ थी, टॉर्च भी मेरे साथ थी, लेकिन ना तो मेरे पास चाय थी, ना ही किसी तरह का खाना था। जब कन्हैया ने यह बात मुझे बताई कि उसने बहुत बड़ा टाइगर सुना है कि उस इलाके में वारदात कर रहा है, शायद देखा भी है, लेकिन जब तक उसने मुझे बताया काफी देर हो चुकी थी। उस दिन कुछ किया नहीं जा सकता था, अगले दिन का इंतजार करना जरूरी था। लेकिन तब तक मैंने कोशिश की कि मैं उस टाइगर के बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठा कर सकूं। जानकारी इकट्ठा करने पर यह मालूम चला कि यह टाइगर उतने जानवर मार रहा है जितने की वो खा भी नहीं सकता। एक मौके पर तो उसने एक दिन में 3 गाय मारी और उनमें से किसी को भी नहीं खाया। यह भी देखा जा रहा था कि अपने शिकार को मारने के बाद वो उसे खाता था, और उसे खाने के बाद जो शिकार बच जाता था उसे खाने के लिए दोबारा वापस नहीं आता था। तो ऐसे मौके थे कि दिन दहाड़े उसने जानवर मारे थे, लोगों के सामने मारे थे, उन लोगों के सामने जो अपने खेतों में काम कर रहे थे। मात्र 200 गज की दूरी थी उन लोगों में और टाइगर के बीच में। एक मौके पर एक फॉरेस्ट गार्ड, जिसका नाम था बिरजा, उसकी सबसे बेहतरीन गाय उसे टाइगर ने पकड़ लिया। गांव के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे जोर जोर से शोर करने लगे, चिल्लाने लगे, पत्थर पटकने लगे, डंडे पटकने लगे, ताकि वो टाइगर डर जाए और उस गाय को छोड़ दे। लेकिन वो ढीठ टाइगर था, उसने गाय को तो छोड़ दिया, लेकिन जो भीड़ उसे डराने की कोशिश कर रही थी उनकी तरफ ही दौड़ पड़ा, जैसे कि उन्हें बताना चाहता था कि तुम जिसे डरा रहे हो उसका नाम टाइगर है। टाइगर ने एक बार चार्ज किया और डराने वाले खुद डर गए। कुछ ही सेकंड के अंदर किसी भी खेत में एक भी आदमी नहीं था, क्योंकि वो सारे सर पर पैर रख के भाग चुके थे। उनको डराने के बाद टाइगर आराम से लौटा, उस गाय को लिया और ले चला जंगल के अंदर। जनरली टाइगर और लेपर्ड का नेचर होता है कि उन्हें जितनी भूख लगती है उतना ही खाते हैं और पेट भर जाने के बाद शिकार नहीं करते। लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब टाइगर अपनी भूख के लिए शिकार नहीं करता, बस आनंद के लिए शिकार करता है, क्योंकि उसे शिकार करने में मजा आता है। और जो इस तरह के टाइगर होते हैं वो बड़े खतरनाक बन जाते हैं इंसानों के लिए। बिना किसी प्रोवोकेशन के वो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं अगर उनका आमना सामना हो जाए इंसान से। अगर तो एक नॉर्मल टाइगर होगा, उसका इंसान से सामना हो जाएगा तो एक वूफ की आवाज निकाल के सामने से भाग जाता है। दूसरी बात, दिन दहाड़े आदमियों के सामने टाइगर शिकार करे, ऐसा टाइगर करता नहीं है। तब तक नहीं करता जब तक वो बन ना जाए आदमखोर। अब जो बड़ा लेपर्ड है, जिसे लोग गुलबाग बोलते हैं, वो करता है शिकार, लेकिन जंगल के अंदर करता है। तो जब कोई टाइगर ऐसा करना शुरू करता है कि वो दिन दहाड़े शिकार कर रहा है, इंसानों के सामने भी शिकार कर रहा है, तो समझ जाइए कि अब उसे इंसानों का डर नहीं है, अब डरने का टाइम इंसानों का है। जो टाइगर शिकार करता है पशुओं का, कई बार अकेले पशुओं का, कई बार चरवाहे के सामने, कई बार वो चरवाहा बच्चा होता है, कई बार होता है बड़ा आदमी। और जब कई बार टाइगर ऐसा कर लेता है, इंसान के सामने शिकार कर लेता है, तो वो समझ जाता है कि इंसान किसी काम का नहीं है, उससे मुकाबला कर नहीं सकता, और उसके ऑरा के सामने इंसान बेसुध हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। और कई बार जो जरूरत से ज्यादा बहादुर चरवाहे होते हैं अपने जानवर को बचाने की कोशिश करते हैं टाइगर से, और टाइगर के हाथों मारे जाते हैं। ऐसी एक दो घटनाएं टाइगर के व्यवहार को बदल देती हैं और उसे बना देती हैं आदमखोर। अब ऐसे कोई आप भेद नहीं कर सकते हैं टाइगर में कि वो टाइगर जो नॉर्मल जंगल का टाइगर हो और एक टाइगर जो आबादी के नजदीक आके जानवरों को मारने वाला टाइगर हो। अगले दिन सुबह कन्हैया मेरे दरवाजे पर था, अपने साथ लाया था एक किराए की साइकिल, जो कि मैंने उससे कहा था कि लेकर आना।
मुझे अपने इन्फेंट्री स्कूल का कुछ कामकाज निपटाना था और जब तक मैंने वो कामकाज निपटाया और मैं पलास घाटा पहुंचा, दोपहर के 4 बज चुके थे। सूरज आसमान में था, लेकिन इतनी ही रोशनी बची हुई थी कि मैं 1 या 1.5 घंटे अपना काम निपटा सकता था। इसीलिए साइकिल से मैंने कन्हैया को पहले भेज दिया था कि मुझसे पहले पहुंच जाओ, मेरे आने तक जानकारी इकट्ठा करके रखो कि उस टाइगर ने आखिरी शिकार कब, कहां और कैसे किया था। अब मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास चाय नहीं थी, लेकिन मेरी चिंता का विषय यह नहीं था। चिंता मुझे इस बात की थी कि ठंड बहुत ज्यादा थी। मैंने कपड़े भी उस हिसाब से नहीं पहने थे और मेरे पास कंबल भी नहीं था। अब अगर मैं किसी से कंबल उधार मांगूं तो इसका मतलब आज की रात उसे ठंड सहनी पड़ेगी, क्योंकि गरीब लोगों के पास 2 कंबल नहीं होते। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास एक भी कंबल नहीं होता, वो आग जला के उसके किनारे घेरा बना के सोते हैं। कई बार बच्चे थोड़ा जल भी जाते हैं। अब मचान बनाकर टाइगर का इंतजार करना, उसे मारने के लिए, ये सुनने में तो आकर्षक लगता है, लेकिन जब आप इसे करो तो ये बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। लेकिन जो इसे करते हैं, तकलीफों के बावजूद वो इसे पसंद बहुत करते हैं। इसलिए सर्दी थी, खाना नहीं था, चाय नहीं थी, फिर भी क्योंकि ये मुझे पसंद था तो मैंने सोचा इसे किया जाए। तो आज की रात बड़ी अनकंफर्टेबल लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाली थी। अब उस घटना स्थल से कार को दूर हटाना बहुत जरूरी था। अब 2 आदमी उस भैंस के पाड़े की सुरक्षा करने के लिए मैंने वहीं छोड़ दिए। बाकी लोगों को अपनी कार में बैठाया और चल पड़ा पलास घाटा की तरफ। अब उस गांव की इकलौती कुर्सी मेरे लिए लाई गई, उसे रखा गया बिरजा के घर के सामने। यहां पहले से कई लोग जमा थे। अब परछाइयां लंबी होती जा रही थी, यानी कि सूरज डूब रहा था और हम लोग चर्चा कर रहे थे उस टाइगर के हमले करने के तरीकों के बारे में। ऐसा कोई सबूत था नहीं जिससे यह मालूम चलता हो कि किसी अनाड़ी शिकारी ने उसे घायल कर दिया हो। ऐसा भी नहीं था कि वो बूढ़ा या घायल टाइगर हो जो कि जंगल के अंदर शिकार करने में असमर्थ हो। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो टाइगर सक्षम नहीं होता नीलगाय को मारने में, हिरण को मारने में, जंगली सुअर को मारने में, वो अक्सर जंगल के बाहर बफर इलाके में या गांव के नजदीक आ जाता है, क्योंकि वहां उसे मिल जाते हैं पालतू मवेशी। क्योंकि अभी तक जिसने भी बताया था यही बताया था कि यह बहुत ही साहसी, बड़ा हिम्मत वाला और बहुत ही बड़ा टाइगर है। मेरी जानकारी के हिसाब से इस जंगल में ना तो हिरण थे, ना ही जंगली सुअर, क्योंकि लोगों ने उनका शिकार कर लिया था। जंगल में कभी कभी देखी जाती थी तो नीलगाय। शिकार के प्रतिबंध के जो कानून थे वो बने तो थे, यहां लागू नहीं थे। लोग शिकार करते रहते थे, वो ठीक तरीके से लागू नहीं कराए गए थे। लोग यहां पर शिकार करते रहते थे। और दूसरी बात, अपनी फसलों की जानवरों से सुरक्षा करने के लिए यहां बहुत सारे लोगों को बंदूकों के लाइसेंस बांट दिए गए थे। भले ही फसलों को नुकसान पालतू मवेशी करे, दोष मढ़ा जाता था जंगली जानवरों के ऊपर। आसपास बहुत सारे शिकारी भी रहते थे और उनकी आय का साधन शिकार ही था। वो कई बार अपनी कार में, कई बार किराए की कार में जंगल जाते थे। गाड़ी की हेडलाइट के सामने जो जानवर आता था या फिर उनकी स्पॉटलाइट के सामने जो भी जानवर आता था उसे मार देते थे। अब जो वॉर जीप्स थी, यानी युद्ध के लिए जीप बनाई गई थी, उन्होंने जानवरों के शिकार में बहुत ही बुरा योगदान दिया, क्योंकि ये रफ रोड में कहीं पे भी चली जाती थी तो जानवर कहीं भाग नहीं पाता था, जीप उससे तेज भागती थी। और ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कई बार फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर, जिनका की काम है जंगल को बचाना, वो भी इस तरह के अवैध शिकारों में
अपना योगदान देते थे या फिर भागीदारी करते थे। नील गाय को अपने नाम में गाय जोड़े होने का फायदा मिलता था। लोग मारने में डरते थे धार्मिक कारणों से, जबकि ये गाय नहीं है, ये एक एंटीलोप है। अब गाड़ियों के आने से, बैलगाड़ियों की आवाजाही से टाइगर और लेपर्ड को अपने नेचुरल शिकार में दिक्कत होने लगी। और क्योंकि वो वेजिटेरियन तो है नहीं, खाना तो उन्हें मांस ही है, तो क्या करे क्या ना करे, वो आ जाते हैं पालतू मवेशी मारने। अब हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, मेरे लिए कुछ खाने का सामान लाया गया, चाय लाई गई। ये गांव वालों की मेहमान नवाजी है कि उनके पास खुद कुछ खाने के लिए ज्यादा होता नहीं, लेकिन मेहमान को जरूर पूछते हैं। मैंने कहा एक बड़े से लोटे को चाय से भर दो, क्योंकि मुझे रात भर बैठना है। चाय से बेहतर कुछ नहीं अगर आप टाइगर के शिकार पर बैठ रहे हैं, भले ही वो चाय ठंडी क्यों ना हो जाए, आपको रात भर जागने में मदद करती है। अब बिना बुलाए अधनंगे कई सारे बच्चे हमारे आसपास डोल रहे थे, क्योंकि हम टाइगर को मारने के बारे में बातें कर रहे थे, तो बच्चों को ये सुनना अच्छा लग रहा था। अब एक 15 साल का बच्चा पास में खड़ा था। पहले तो उसने खंखार के अपना गला साफ किया, फिर मुझसे बोला, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं और रात को मचान पर बैठ सकता हूं? मैं किसी भी तरह का कोई शोर शराबा या फिर आवाज नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या तुम खांसते हो? बोला नहीं, मैंने कभी भी स्मोकिंग नहीं करी है। कन्हैया, जो कि बुरी तरह से खांसता था, उसने कहा नहीं साहब, ये बच्चा ले जाना ठीक नहीं है। उसने कहा ये बच्चा पूरी रात खांसेगा और सारा काम खराब कर देगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस बच्चे को ले जाना चाहूंगा। जिस तरह से वो मेरी तरफ देख रहा था, मेरा उसे मना करने का मन नहीं हो रहा था। बड़े ही उत्साह के साथ वो अपने घर भागा, एक कंबल लाने के लिए और कुछ खाने के लिए लाने के लिए। लोगों ने मुझे बताया कि उस बच्चे का नाम है बल्लू, और टाइगर ने उसके जो बैल थे उसमें से एक बैल को मार दिया था। अब अंधेरा हो चला था, हम जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बिरजा एक कंबल लेके आ गया अपने घर से। बिरजा बोला रात बहुत ठंडी होने वाली है साहब, बिना कंबल के गुजारा चलेगा नहीं। लेकिन मैंने कहा कि ठंड जो पड़ेगी तो पड़ेगी, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना कंबल मुझे दे दो और खुद सर्दी में ठिठुरते रहो। और मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों ने जो भैंस बांधी है, टाइगर उसे मारकर चला जाए और मैं सोता रह जाऊं। लेकिन बिरजा बोला कि साहब ठंड बहुत पड़ेगी, भैंस की हमें चिंता नहीं है, हमारी तो बहुत सारी भैंसें पहले ही टाइगर मार चुका है। और ये कंबल मेरे इस्तेमाल में नहीं आता, तब से नहीं आता जब से मेरी बेटी मर गई। मैंने साधारण बाद वो कंबल लिया और कन्हैया को दे दिया, क्योंकि कन्हैया मेरी टॉर्च और राइफल भी कैरी कर रहा था। बल्लू ने उठा लिया चाय का लोटा और हम चल पड़े पीपल के पेड़ की तरफ। जब तक हम पीपल की तरफ जा रहे थे, ट्रैक पर थे, तो मैंने और कन्हैया ने नोटिस किया कि हमारे प्लान में कुछ तो गड़बड़ है। और जो भैंस को बांधा गया था जिस खूंटे में, वो पीपल के पेड़ के नजदीक तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नजदीक थी झाड़ियों के जंगल के। यानी अगर टाइगर झाड़ियों के अंदर से आता तो उसे देखा जाता उसके पहले ही वो भैंस को मार देता, और मुझे मौका भी नहीं मिलता कि मैं उसे गोली मार सकूं। 15 से 20 गज की दूरी पर जहां पर जानवरों के आने जाने का रास्ता था, वहां पर भी एक ऐसी जगह थी जहां खूंटा गाड़ के भैंस को बांधा जा सकता था, क्योंकि उसके 10 गज के आसपास कुछ भी नहीं है। टाइगर जहां से भी आएगा देखा जाएगा। एक पतली सी झाड़ियों की लाइन थी, उसे हमने साफ करा दिया। अब जो झाड़ियां हमने काटी थी उन्हें वहां से हटा दिया, उस जगह को वैसा ही बना दिया जैसे वो पहले था। भैंस को एक लंबी रस्सी से बांधा ताकि वो भैंस थोड़ा बहुत मूव कर सके और आराम से बैठ जाए। अब अंधेरा हो चुका था और मैं जानता था कि जो चंद्रमा है वो पूरी रात रहने वाला है, क्योंकि ये चांदनी रात होने वाली थी। यानी आज की रात जब हमारा रत जगा था, तो इतनी चांदनी थी कि मैं टाइगर को आराम से देख। बल्लू और मैं मचान पे चढ़ गए। सारी जांच परख करने के बाद मैंने कन्हैया से बोल दिया कि तुम लोग यहां से चले जाओ, यहां तब तक मत आना जब तक हम तुम्हें बुलाने ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि जिस जानवर को रात को आपने गोली मारी वो पूरी तरह से मरा नहीं होता, घायल होता है। सुबह सुबह गांव के लोग आपको ढूंढते हुए या आपको बुलाने के लिए आ जाते हैं और शिकार बन जाते हैं उस घायल जानवर का। क्योंकि गांव में गोली की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता कि यह जानवर मरा है कि नहीं। गांव वाले तो समझते हैं कि जानवर मर गया होगा, लेकिन वो जानवर जिंदा होता है, घायल होता है। अब वो लोग वहां से जाने लगे। चलते चलते धीरे धीरे उनकी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। अब मैंने अपनी पीठ टिकाई पीपल के पेड़ से, अपने आप को कंफर्टेबल किया और फिर जलाया अपना पाइप। रात को स्मोक करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप टाइगर के शिकार पर बैठे हो, बस उसकी लाइट नजर नहीं आनी चाहिए। मेरी आदत है कि मैं एक बार अपना पाइप जलाता हूं, उसके बाद उसे दोबारा नहीं जलाता। अगर वो बुझ जाता है तो इस बात की कोई संभावना नहीं होती कि टाइगर या लेपर्ड आपकी स्मोकिंग को सूंघ ले, क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट जलती हुई नजर आ जाती है, क्योंकि उनके देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। लेकिन अगर आप पाइप पी रहे हो तो उसमें चिंगारी नजर नहीं आती। बल्लू मेरे बगल में पैर आलथी मारती मार के बैठा। मैंने उससे कहा कि जो तुम अपने साथ लाए हो उसे खा लो, क्योंकि बाद में खाओगे तो चबाने की आवाज आएगी, टाइगर समझ जाएगा। थोड़ी देर तक हमने फुसफुसा के बातें की, फिर अपने रात की तैयारी में जुट गए। सटीक आंखें, सटीक कान लगा के चुपचाप। अगर आप खुले जंगल में, घने जंगल में रात को बैठे हैं तो अपने आप में यह विस्मयकारी अनुभव होता है। जब चिड़िया अपने घोंसलों में लौट आती है, थोड़ी देर चहचहाने के बाद आराम करने लगती हैं, सूरज की जगह चंद्रमा और तारे ले लेते हैं। उस वक्त आती है एक शांति, आनंददायक शांति। आपको आवाजें सुनाई दे रही होती है झींगुरों की, आपको नाइट जार की चक चक की आवाजें भी सुनाई देती हैं, महोक की हूट हूट की आवाजें शाम और रात के बीच में आती है। एक तरह का क्रो फीजेंट होता है जो पूरी तरह से नाइट बर्ड नहीं होता, लेकिन इसे आप लेट बर्ड कह के बुला सकते हैं, यानी दूसरे पक्षियों से देरी से सोता है। अब रात में बार्किंग डियर यानी काकड़ की बार्किंग साउंड आती है, स्पॉटेड डियर की और सांबर डियर की अलार्म कॉल आती है। लंगूर भी बोलते हैं और ये सब आपको सूचना देते हैं कि बड़ी बिल्ली आ रही है। इसके अलावा जो आवाजें होती है, पेड़ की डालों के टकराने की आवाज आती है या फिर पत्तियों के उड़ने की आवाज आती है। अगर आप पीपल के पेड़ पे बैठे हैं तो पत्ते बड़े होते हैं, पत्तों की आवाज कुछ ज्यादा ही आती है। ऐसा ही होता है ढाक के पेड़ पर भी। सागौन का पेड़ भी बड़े पत्तों वाला ही होता है। लेकिन अगर आप जंगल में रहते हैं, आपने रातें गुजारी हैं, तो आप एक बात जानते हैं कि बीच में एक ऐसा समय आता है जब कोई भी आवाज नहीं आती है, ना कोई पत्ता हिलता है, ना कोई डाली। जानवर भी अपनी मूवमेंट बंद कर देते हैं, यहां तक अगर उस जंगल में हाथी हैं तो वो अपने कान भी नहीं फड़फड़ाते। अब ये बात कितनी सच्ची है, कितनी झूठी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार इस बात का अनुभव मैंने किया है। अब जो ये शांति छा जाती है, ये बड़ी डरावनी होती है। वो इंसान जो जंगल में होता है, सांस भी लेने में घबराता है। अब एक बार की बात है, मैं शायद ऊँघ रहा था, तभी अचानक जो ये सन्नाटा छा गया, इसने मुझे जगा दिया। मेरा हाथ मेरी राइफल को उठाना चाहता था, लेकिन 1 या 2 मिनट तक मैं हिलडुल भी नहीं पाया। उस वक्त मैं अपने दिल की धड़कन भी सुन पा रहा था और थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं डरा हुआ तो नहीं था, लेकिन कुछ अननोन कारण थे, यानी कोई शक्ति थी जिसकी वजह से मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने लोगों से सुना है कि जंगल में एक समय आता है जब कई तरह की स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं जंगल में घूमने के लिए निकलती हैं। उन्हें कोई देख तो नहीं सकता, लेकिन उनकी मौजूदगी जानवर महसूस कर लेते हैं और वो आवाजें करना बंद कर देते हैं। इंसान भी कभी कभी महसूस कर लेते हैं, और जब वो स्पिरिट्स निकल जाती हैं, फिर से सारे अपनी नॉर्मल आवाजें करने लगते हैं। हम लोग करीब 2 घंटे से बैठे हुए थे और मैं देख रहा था उस भैंस को। वो भैंस शायद थोड़ा थोड़ा ऊँघ रही थी,
बीच बीच में हिल रही थी क्योंकि शायद उसे कीड़े परेशान कर रहे थे। तभी बल्लू ने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। वो मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता था किसी ऐसी चीज के ऊपर जो कि थी बैलगाड़ियों के जाने के रास्ते के ऊपर, हमसे 40 गज की दूरी पर। बल्लू धीरे से मुझसे बोला, बाघ। राइफल पहले से मेरे हाथ में थी। मैंने धीरे से पोजीशन ली, राइफल को उस तरफ घुमाया और मेरे बाएं हाथ का अंगूठा टॉर्च के स्विच पर था। अब मेरी आंखें पूरी तरह से फिक्स हो चुकी थी उस काली छाया पर, यानी कि परछाई पर, जो कि थोड़ी देर पहले वहां पर नहीं थी और वो जरा भी हिल डुल नहीं रही थी। अब धीरे धीरे वो छाया हमारी तरफ आने लगी। थोड़ा इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, लेकिन आ रही थी। मेरी उंगलियां जो राइफल के ऊपर थीं, मैंने उस छाया को देखा तो धीरे से बल्लू से बोला, जरक, यानी कि स्ट्राइप्ड हाइना, लकड़बग्घा। अब बल्लू परेशान था, चिंतित था, लेकिन हिल नहीं रहा था। हाइना हमसे 10 गज की दूरी पर रुक गया जब उसने देखा भैंस को। भैंस ने भी उस हाइना को देखा, अपने कान सीधे किए, थोड़ा सा पैर हिलाए, जैसे कि वो भैंस चैलेंज कर रही हो स्ट्राइप्ड हाइना को। अब हाइना ने अपनी थोड़ी सी हंसने की आवाज निकाली, जैसी आवाज वो निकालते हैं। उसके बाद वो मुड़ा और गायब हो गया जंगल में। थोड़ी देर तक उसकी आवाज आती रही जब वो झाड़ियों में भाग के जा रहा था। अब भैंस ने फिर से चारा खाना शुरू कर दिया था। शायद वो भैंस हंस रही थी जो उसने अपमान किया था उस हाइना का, और बल्लू धीरे धीरे हाइना की बहन को याद कर रहा था। मुझे हंसी आ रही थी। अगर तो हम टाइगर का इंतजार नहीं कर रहे होते तो पक्का मैंने उस हाइना को मार दिया होता, क्योंकि जंगल में एक ही जानवर ऐसा है जो कि स्ट्राइप्ड हाइना, यानी कि लकड़बग्घा, जिससे ना मेरी कोई सहानुभूति है और ना ही कोई हमदर्दी। वो बुरी तरह से तोड़ फोड़ करने वाले जानवर हैं। मोर के अंडों को तोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, यहाँ तक कि इंसान के बच्चों को भी उठा लेते हैं। यहाँ तक कि कोई ट्रॉफी हंटिंग के लिए भी उन्हें नहीं मारता है, क्योंकि उनका चेहरा कोई अपने ड्राइंग रूम में लगाना नहीं चाहता। मैंने कई हाइना मारे, लेकिन कभी उसे उठाया नहीं। ये बहुत ही कायर होते हैं, लेकिन अगर इनका जोड़ा होता है या एक दो जानवर साथ में होते हैं तो कई बार ये बड़े जानवर पे हमला करने से भी नहीं चूकते। मुझे याद है, एक बार 4 हाइना ने मिलकर एक घोड़े को मारा था। मैंने उसी रात चारों हाइना को गोली मार दी थी। कुछ सालों के पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में किसी जिले में हाइना इंसान के बच्चों को उठा के ले जाते थे और मचा दी थी उन्होंने वहां पर दहशत। बहुत सारे शिकारी बुलाए गए थे उन लकड़बग्घों को मारने के लिए। अब थोड़ी देर में चंद्रमा आसमान के ऊपर आ चुका था। अब और बेहतर दिखाई दे रहा था। अगर चंद्रमा थोड़ा नीचे होता है तो कुछ अजीब तरह की परछाइयां नजर आती है, लेकिन जब चंद्रमा ऊपर होता है तो सब कुछ साफ साफ नजर आता है। बाकी और कुछ हुआ नहीं। हाँ, एक जोड़ा डव जो कि कबूतर जैसे होते हैं, उनको कुछ दिक्कत हुई किसी चीज से, तो वो पंख फड़फड़ाते हुए उड़े। लेकिन वो आवाज शायद किसी सिवेट या फिर मंगूज ने की थी, पत्तियों की आवाज, जिससे डर गई थी वो डव। थोड़ी देर बाद बल्लू को नींद आने लगी, अपने पैर सिकोड़ कर सो गया। अब जब सुबह का उजाला दिखाई देने लगा तो हम लोग पेड़ से नीचे उतरे, भैंस को खोला, चल पड़े गांव की तरफ। जब गांव पहुंचे तो कन्हैया और बिरजा बिरजा के घर पर बैठ के आग ताप रहे थे। पूरा गांव जगा हुआ था। गांव के बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति से लेके बच्चे से बच्चा सारे जाग रहे थे, अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। झोपड़ियों के अंदर से धुआं निकल रहा था जो उनकी फूस की छत के ऊपर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीले रंग का रिबन लगा हुआ। ओस की बूंदें घास पर ऐसे चमक रही थीं जैसे कि मोती हो। सूरज की किरणों के इंतजार में कुत्ते भी अपने पैर जमीन पर घसीट रहे थे। गांव में जितने भी पेड़ थे उनमें पक्षी चहचहा रहे थे। अब जो गांव के लोग हैं काफी सुबह उठ जाते हैं। आदमी लोग खेतों की तरफ निकल जाते हैं, अपने खेती के औजार लेकर। मवेशियों को चरने के लिए ले जाया जाता है।
गाय दुही जाती है। गांव के बच्चे या तो लकड़ियां इकट्ठा करने चले जाते हैं या फिर पशुओं की देखभाल के लिए चले जाते हैं। महिलाएं कुओं पर इकट्ठा होती हैं और अपने घड़े भरने लगती हैं। और भी उनको ढेर सारे काम करने होते हैं। जंगल के किनारे जो गांव होते हैं उन्हें लकड़ियों की कमी कभी नहीं होती। हालांकि उन्हें पेड़ काटने की इजाजत नहीं है, लेकिन गिरी हुई लकड़ियां और टहनियां वो कितनी भी उठा सकते हैं। अब जो आज की रात थी वो नील बटा सन्नाटा थी, यानी कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा था। शायद टाइगर दूसरी दिशा में शिकार करने चला गया था। अब हमने तय किया कि कन्हैया अपनी साइकिल के साथ इसी गांव में रुकेगा, ताकि जैसे ही टाइगर की कोई खबर लगे वो फौरन मुझे सूचना देगा। 10 मील के दायरे में जितने भी गांव थे उनको खबर भेज दी गई थी कि अगर टाइगर का कोई सुराग लगे तो आप खबर लेकर पलास घाटा आ जाइए। 2 दिन के बाद कन्हैया खबर लेके आया कि टाइगर ने 2 गाय मार दी हैं, पलास घाटा गांव के नजदीक ही जंगल के पास। एक गाय को मारने के बाद टाइगर ने वहीं छोड़ दिया, दूसरी को खींच के ले गया जंगल के अंदर जहां पथरीला नाला है। उस गाय को टाइगर ने झाड़ियों में छिपा दिया था और उसके पिछले पैरों से काफी मांस भी खा लिया था। और जो शिकार बाहर पड़ा है, शेर ने उसे छुआ भी नहीं है। वो गाय जैसी की तैसी है। कन्हैया ने उस गाय को झाड़ियों से कवर कर दिया था ताकि उसे गिद्ध अपना निवाला ना बना ले। एक आदमी रखवाली करने के लिए छोड़ दिया था, यानी उसे बैठा दिया था एक मचान पर, जिस मचान को अभी ही तैयार किया गया था। और जो नाले के पास में गाय थी जिसे कि टाइगर वहां ले गया था, वहां बहुत सारी करौंदे की झाड़ियां थी। ऐसा एक भी पेड़ नहीं था जिस पर मचान बना के टाइगर के इंतजार में बैठा जा सके। ये जो घटना स्थल था पलास घाटा से 1.5 मील की दूरी पर था। कन्हैया ने पगमार्क भी चेक कर लिए थे दोनों शिकार के नजदीक, और ये निशान थे एक बहुत बड़े मेल टाइगर के। टाइगर इसका आसपास कोई नामो निशान नहीं था, और जो टाइगर ने शिकार किया था भरी दोपहरी दिन दहाड़े किया था। हुआ यह था कि शाम को जब गाय गांव में लौटी तो 2 गाय नहीं थीं। जब उन्हें ढूंढने के लिए सर्च पार्टी गई, कन्हैया और बिरजा ने भेजी थी ये पार्टियां, तो मालूम चला कि दोनों गाय तो टाइगर का शिकार हो गई। अब एक बूढ़ी महिला जिसकी ये दोनों गाय थी, जो कि गई थी सर्च पार्टी के साथ, जब उसे गाय मरी हुई मिली तो वो दहाड़े मार मार के उनके बगल में बैठ के ऐसे रोई जैसे कि ये उसके अपने बच्चे हों। अब इतना तो तय था कि टाइगर को केवल एक गाय की जरूरत थी। मार दी थी उसने 2, इसलिए वो एक को जंगल में ले गया था और उससे उसने अपना पेट भी भरा था। अब जिस तरह से टाइगर ने अपने शिकार को पत्तियों से कवर किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पक्का दोबारा इस गाय को खाने आएगा। हालांकि जो दूसरी गाय उसने मारी है जंगल के बाहर, उसकी उसे कोई परवाह नहीं। कन्हैया ने मुझे बता दिया था कि जो पहाड़ी नाले के पास में गाय पड़ी है जिसे टाइगर ने पत्तियों से छिपाया है, वहां पर ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहां पर बैठा जा सके। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जमीन पर जहां पर बैठा जा सके। और मैंने सोचा था कि अगर ऐसी कोई जगह नहीं मिली तो कटीली झाड़ियों का एक बाड़ा बना लूंगा जहां मैं सुरक्षित बैठ सकूं। दिक्कत यह थी कि चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में होने वाला था, यानी कि पूरी चांदनी रात होने वाली थी। और टाइगर की सतह पर ही अगर कोई मूवमेंट हो तो टाइगर की तेज आंखें, जो रात में और तेज हो जाती हैं, उस मूवमेंट को पहचानने में कोई गलती नहीं करती। यानी कि जो भी जमीन में बैठेगा उसे बिल्कुल स्थिर रहना होगा और अच्छी तरह से कैमोफ्लेज होकर रहना पड़ेगा। अब पूरी रात स्थिर होकर बैठना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि अगर आपको प्रैक्टिस हो तो इतना मुश्किल भी नहीं है। हालांकि अंधेरी रात में यह काम करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर चांदनी रात हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा पहला प्रयास यह था कि जो बाहर गाय पड़ी है उसे वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि इस गाय पर आते वक्त अगर टाइगर को जरा भी शक हुआ तो फिर उसे वो पुराना शिकार याद आ जाएगा और वो यहां नहीं आएगा। और हो सकता है टाइगर उस जगह पहले जाए जहां दूसरी गाय पड़ी है, लेकिन जब उसे वहां पर वो गाय मिलेगी नहीं तो पक्का इस पुराने वाले शिकार पर आ जाएगा जिसे कि उसने आधा खाया है। हालांकि मुझे टाइगर के बिहेवियर के बारे में अच्छे से आइडिया था। मुझे मालूम था टाइगर को किसी भी तरह किसी भी प्रकार का शक हुआ तो यहां नहीं आएगा, कहीं और जाके नया शिकार कर लेगा।
तो मैंने डिसाइड किया कि दोनों गायों को कवर करवा देता हूं, क्योंकि इस वक्त सही राइफल का इंतजाम करना ज्यादा जरूरी था। मेरा एक दोस्त था जो महू में रहता था, टाइगर को मारने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था और उसका निशाना भी अचूक था। अब तक वो कई लेपर्ड मार चुका था, दूसरे शिकार, लेकिन अभी तक वो कभी टाइगर नहीं मार पाया था। क्योंकि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए इस कहानी में हम उसे बी बोल के बुलाएंगे। मैं उसके घर गया, वो वहां मिल गया। जब मैंने सारा किस्सा उसे सुनाया तो वो मेरे साथ आने के लिए राजी हो गया। तो मैंने उसे राजी कर लिया कि जो बाहर गाय पड़ी थी उसके पास जो मचान बनाया गया था उस पर वो रात भर बैठे। हम तीनों, मैं, कन्हैया और बी, दोपहर 4 बजे पलास घाटा पहुंच गए। गाड़ी को हमने वहां से हटा दिया, पैदल ही चले। हमारी कोशिश थी कि अपने अपने ठिकाने पर समय रहते पहुंच जाए। 2 आदमी थे जो कि मचान पर बैठ के उस शिकार को गार्ड कर रहे थे, जो कि था करीब 30 गज की दूरी पर। उन लोगों ने बताया कि दोपहर में टाइगर ने आवाज की थी, यानी दहाड़ मारी थी। ये टाइगर की आवाज आई थी 1000 गज की दूरी से, जहां पर ये लोग बैठे थे। अब जो पेड़ के पास जो किल था वो एकदम साफ जगह पे था और मैंने देखा गर्दन तोड़ दी थी गाय की टाइगर ने, सिर को पीछे घुमा दिया था। 2 बड़े छेद थे 4 इंच के आसपास गर्दन पर। बी मचान पर बैठ गया और उसे अच्छी तरह से कैमोफ्लेज करके छिपा दिया गया। बाकी के लोगों को बोला कि कन्हैया के पास रहो, जो कि मुझे दूसरे शिकार तक ले जाने वाला था। दूसरे लोगों से कहा गया कि तुम लोग पेड़ के पास रहो, क्योंकि अभी कन्हैया मुझे उस शिकार तक ले जाएगा, वापस लौटेगा, तुम लोग साथ चले जाना। हम लोग आगे सावधानी से बढ़ते रहे। मेरे हाथ में राइफल थी। जब हम शिकार के नजदीक पहुंच रहे थे तो मैं आगे चला गया। कन्हैया टॉर्च लेके पीछे था। साथ में था एक कोट और एक कुशन। थोड़ी देर हम स्थिर खड़े रहे। हम हड्डियों के चटकने की आवाज सुनना चाहते थे, क्योंकि अगर टाइगर शिकार खा रहा होता तो सडन एनकाउंटर होने की संभावना थी। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में टाइगर हमला कर देता है। हम वो परिस्थिति चाहते नहीं थे, क्योंकि ये टाइगर तो वैसे ही खतरनाक टाइगर था, खराब टेम्पर वाला था और इंसानों से डरता नहीं था। ये जान के हमें आश्चर्य हुआ कि जहां पर कन्हैया ने वो शिकार देखा था, अब शिकार वहां पर नहीं था। बड़े टाइगर के पगमार थे, घसीटने के निशान थे। टाइगर अपना शिकार घसीट कर ले गया था। हमने उन निशानों का पीछा किया। करीब 100 गज की दूरी पर वो शिकार हमें मिल गया। ये शिकार 2 बोल्डर्स के बीच में फंसा हुआ था, झाड़ियों से ढका हुआ था। हमने सावधानी के साथ देखा, लेकिन टाइगर वहां पर था नहीं। कुछ डव पक्षी थोड़ी दूरी पर बैठे हुए थे। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।